हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे इंडिया जो पहले फिनिश गुड्स यानी कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट करता था पूरे यूरोप में, ब्रिटेन मार्केट में, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद सिर्फ रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर रहा था। यही नहीं, जो इंडियन मार्केट थी वो ब्रिटेन गुड्स की वजह से पूरा ज़्यादा फ्लडेड हो गया था। यानी इंडिया में अब इंडियन कॉटन टेक्सटाइल से ज़्यादा ब्रिटेन की कॉटन टेक्सटाइल्स मिल रही थी। इसके अलावा कॉटन टेक्सटाइल्स के अलावा जो फूड ग्रेन्स थे या स्पाइसेस जो थी या जो दूसरे रॉ मटेरियल्स जैसे कि इंडिगो या ओपियम का एक्सपोर्ट जो था इंडिया से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ब्रिटेन की तरफ। तो इस तरह से इंडिया एक्सपोर्ट भी कर रहा था, मगर सिर्फ रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं। मगर ये जो वैल्यू थी एक्सपोर्ट की, ये काफ़ी कम थी इंडिया की। इंडिया में जो इम्पोर्ट हो रही थी ब्रिटेन चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी। यानी इम्पोर्ट जो हो रहा था इंडिया में, इंडियन मार्केट में, वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, मगर इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा था ब्रिटेन मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा कम था। इस कंडीशन को ट्रेड सरप्लस कहा जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो ब्रिटेन से इंडिया 100 चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं और इंडिया से सिर्फ 20 चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन जो है वो 80 चीज़ें या 80 ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है इंडिया में। इसी कंडीशन को ट्रेड सरप्लस कहा जाता है। मगर दूसरी कंट्री जैसे यूएसए वगैरह के साथ जो ब्रिटेन की ट्रेड थी ये ट्रेड डेफिशिएंट थी। ट्रेड डेफिशिएंट क्या होता है? ट्रेड डेफिशिएंट को एक एग्जांपल से समझो। ट्रेड डेफिशिएंट यानी कि यूएसए में जो ब्रिटेन का इंपोर्ट था या यूँ कहो एक्सपोर्ट था वो काफ़ी कम था और वहाँ से इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा था। इसको वापस एक एग्जांपल से समझो। मान लो ब्रिटेन जो है वो यूएसए में 20 चीज़ें कर रहा है एक्सपोर्ट, मगर वहाँ से यूएसए से इंपोर्ट कितना कर रहा है? 100 चीज़ें। यानी 80 चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही हैं ब्रिटेन में यूएसए से। इससे पता चलता है कि ब्रिटेन का जो एक्सपोर्ट था यूएसए में वो काफ़ी ज़्यादा कम था। इसी चीज़ को कहते हैं ट्रेड डेफिशिएंट। अब इस चीज़ को ये बैलेंस कैसे कर रहा था? तो इंडिया में जो ट्रेड सरप्लस कर रहा था और यूएसए में ट्रेड डेफिशिएंट था, तो जितना प्रॉफिट इंडिया से मिल रहा था उसको ये यूएसए के साथ बैलेंस कर रहा था। और ये सिर्फ इन दो कंट्रीज़ के साथ नहीं, ये सिस्टम हर कंट्रीज़ को जोड़ के बनाया जा रहा था। और क्योंकि इसमें कई सारी कंट्रीज़ कनेक्टेड थी, इसलिए इसको मल्टीलेटरल सेटलमेंट सिस्टम कहा जाता है। और इस तरह से ब्रिटेन जो कहीं ट्रेड डेफिशिएंट था वो इंडिया के साथ ट्रेड सरप्लस करके अपनी इकोनॉमी को मेंटेन कर रहा था। और इसी वजह से जो इंडिया था वो एक काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले कर रहा था वर्ल्ड इकोनॉमी में मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उस समय पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी किस पे सस्टेन थी? ब्रिटेन पे। और ब्रिटेन अपनी इकोनॉमी को सस्टेन किसकी वजह से कर पा रहा था? इंडिया की वजह से। इसके अलावा जो ट्रेड सरप्लस होता था उसमें जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता था उससे ब्रिटिशर्स अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स की इनकम देते थे, उनकी सैलरी, उनकी पेंशन्स, उनका हाउस रेंट वगैरह उसी ट्रेड सरप्लस से दिया जाता था। तो इस तरह से जो इंडिया थी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे रही थी और सपोर्ट कर रही थी ब्रिटेन इकोनॉमी को। अब जो ग्लोबल इकोनॉमी थी वो 19वीं सेंचुरी तक काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई थी, काफ़ी शेप में आ चुकी थी। मगर डेवलप होने के बाद अब ये वर्ल्ड इकोनॉमी जो थी डिक्लाइन होने वाली थी। ये वर्ल्ड इकोनॉमी या यूँ कहो ग्लोबल इकोनॉमी डिक्लाइन किसकी वजह से हुई, वो रीजंस क्या थे, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।